students, welcome back to my YouTube channel. This is Sunita and today I will teach you chapter number 6 class 12 security in contemporary world. तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, कंटेम्प्रेरी मीन्स जो प्रेजेंट टाइम में यानी कि जो अब चल रहा है उसमें कैसे सिक्योरिटी। अब आप देखते हो आपके पेरेंट्स आपको स्कूल भेजते हैं तो वो एक ऐसा स्कूल पसंद करेंगे जहां पर बच्चा सिक्योर हो, उसकी सिक्योरिटी वहां पर हो, बस में सिक्योर हो, स्कूल में सिक्योर हो। तो प्रिंसिपल से, टीचर से बात करते हैं, इवन जो कंडक्टर ड्राइवर है उनसे भी बात करते हैं कि हमारा बच्चा बस में कितना सिक्योर है। तो पेरेंट्स को सिक्योरिटी की नीड है, सिक्योरिटी के लिए फियर रहता है कि हमारे बच्चे को सिक्योरिटी चाहिए। सेम वे सोसाइटी को भी सिक्योरिटी चाहिए, कंट्री को भी, इवन वर्ल्ड को भी सिक्योरिटी चाहिए। तो सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। जो थ्रेट्स है, फियर है, उससे फ्रीडम। जो ये थ्रेट्स है इससे फ्रीडम कब मिल सकती है? जब कंट्री के इंटरनल पार्ट और आउटर पार्ट में पीस स्टेब्लिश हो, किसी भी तरह का कोई थ्रेट नहीं हो, तभी सिक्योरिटी स्टेब्लिश हो सकती है। लेकिन ओनली ये एक कंट्री लेवल पर नहीं है, ये होल वर्ल्ड लेवल पर है, क्योंकि कंप्लीट वर्ल्ड में ही सिक्योरिटी कंपलसरी है। रीजन क्या है? क्योंकि कंट्री के अंदर की जो सिक्योरिटी होती है, इंटरनल की पार्ट की जो सिक्योरिटी होती है उसके लिए, आफ्टर दैट उसकी जो बाउंड्री के बाहर की साइड है उसकी सिक्योरिटी के लिए, आफ्टर दैट वर्ल्ड लेवल की सिक्योरिटी के लिए। वर्ल्ड लेवल में अभी हम नॉन ट्रेडिशनल में बात करेंगे और ट्रेडिशनल में हम करेंगे कंट्री लेवल की बात। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी या फिर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। There are two type of security. First is traditional and second non-traditional. Traditional security होती है, उसके भी two part है. First is external and second one internal. जो external security है, it means country के outer part से, like ये country है तो इसकी outer boundary से कोई भी किसी तरह का threat नहीं हो, कोई भी outside से कोई भी country attack करे उसके लिए security। तो ये आएगा आपका external part में। एक्सटर्नल पार्ट में कौन कौन से सब पॉइंट्स आते हैं? फर्स्ट इज मिलिट्री थ्रेट्स, कि आउटर साइड से जब कोई भी अनदर कंट्री अटैक करता है कंट्री के ऊपर तो वो किस तरह से सिक्योरिटी करता है, अपने कंट्री की किस तरह से प्रोटेक्शन करता है। जो मिलिट्री से थ्रेट होता है, इट मींस अनदर कंट्री की मिलिट्री से जो थ्रेट है उसके लिए हर कंट्री अपनी कंट्री की मिलिट्री को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखता है और जो बाउंड्री होती है उसके पास सिक्योरिटी फुल रखता है। देन आता है चॉइस अगेंस्ट थ्रेट, जो आउटसाइड से थ्रेट हुआ उसके अगेंस्ट में कंट्री के इंटरनल पार्ट वाली गवर्नमेंट ने किस तरह की चॉइस रखी। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ चॉइस। फर्स्ट इज टू सरेंडर, सेकंड टू प्रिवेंट एंड थर्ड टू डिफेंड। तो फर्स्ट है जो टू सरेंडर, इट मींस अनदर कंट्री ने जब एक कंट्री के ऊपर अटैक किया तो इस कंट्री की गवर्नमेंट ने ये देखा कि जो अटैक करने वाला कंट्री वो ज्यादा पावरफुल है और हमारी गवर्नमेंट वीक है, यानी हमारा कंट्री काफी वीक है, तो ये क्या करेंगे? ये सरेंडर कर देंगे। इट मींस हम युद्ध नहीं कर रहे, हमने हार मान ली। लेकिन अगर ऐसा कोई कंट्री करता है तो उसके लिए वहां की जो कॉमन पीपल है उस गवर्नमेंट के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे। तो ये वाली जो सरेंडर वाली बात है ये बहुत कम करते हैं। सेकेंड आता है टू प्रिवेंट, यानी कि जो अटैक किया जिस कंट्री ने, तो जिस कंट्री के ऊपर अटैक हुआ है वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा, ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा कि सामने वाला कंट्री अपने आप डर जाए और वो युद्ध को रोक दे, यानी कि वो युद्ध करे ही नहीं, अटैक करे ही नहीं। तो इसके लिए टू प्रिवेंट यूज होगा, यानी कि जो जिस कंट्री के ऊपर अटैक हुआ वो क्या यूज करता है, ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करेगा जिससे सामने वाले कंट्री को पहले ये फील हो जाए कि अगर हम अटैक करेंगे तो लॉस भी बहुत ज्यादा होगा और मे बी हम जीत भी ना पाए। थर्ड वन ये टू डिफेंड। टू डिफेंड मीन्स कंट्री ने अटैक कर दिया और ये जो जिस कंट्री के ऊपर अटैक हुआ है ये कंट्री भी बिल्कुल टक्कर लेने के लिए रेडी हो चुका है। इट मीन्स उन्होंने ये समझ लिया कि हमारे ऊपर अटैक हो चुका है, अब हम जी जान से इनके साथ लड़ेंगे और विनर बनेंगे। सभी एफर्ट्स करते हैं कि हम विनर बनेंगे। तो ये वाले 3 पॉइंट्स है जिसमें चॉइस अगेंस्ट थ्रेट, यानी कि जो भी थ्रेट्स है आउटर साइड से मिलिट्री थ्रेट है उसमें कौन सी चॉइस होती है कि उसके लिए वो क्या यूज करते हैं, जिसमें 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट इज टू सरेंडर, टू प्रिवेंट या फिर टू डिफेंड। तो वो हर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी चॉइस को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर मीन्स कोई भी कंट्री ये देखता है कि मेरे से सुपीरियर कंट्री कौन सा है या मुझे किस कंट्री से थ्रेट है, तो मैक्सिमम टाइम उन कंट्री के साथ अपनी बनाकर चलता है कि आने वाले टाइम में मुझे किसी भी टाइप का थ्रेट इन कंट्री से ना हो। तो सुपीरियर कंट्री या फिर जो डोमिनेंट कंट्री होते हैं उनके साथ अपनी पॉलिसी को मैच कर लेते हैं और किसी भी तरह का थ्रेट फिर उनको नहीं होता है।
देन आफ्टर आता है नंबर 4 अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग में क्या होता है कि जो स्मॉल कंट्रीज होते हैं उनको पता होता है कि अगर हम इंडिविजुअल किसी कंट्री के अगेंस्ट में होते हैं या किसी भी कंट्री का हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम उन कंट्री से अकेले नहीं लड़ सकते, तो वो उसके लिए क्या करते हैं, अलायंस बना लेते हैं, यानी कि ट्रीटी करते हैं। विदाउट ट्रीटी नहीं कि भाई आ जाओ तुम मेरे साथ मिल जाओ, ये कंट्री तुम आ जाओ मेरे साथ मिल जाओ, ऐसा नहीं होता है। इसमें कई कंट्री मिलकर के ट्रीटी करते हैं, आफ्टर दैट वो अपना अलायंस बनाते हैं। और अगर मान लो किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो वो जितने भी उसमें अलायंस है वो कंप्लीट ये मानते हैं कि एक इंडिविजुअल कंट्री के ऊपर अटैक नहीं हुआ, हमारे कंप्लीट अलायंस के ऊपर अटैक हुआ है। जिस तरह आपने नाटो और सीटो के रिगार्डिंग पढ़ा था कि नाटो में ये कह दिया गया था कि अगर हमारे जो ग्रुप के मेंबर हैं नाटो के, इसमें से किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो ये समझेंगे हमारे पूरे ग्रुप के ऊपर अटैक हुआ है। तो सेम वे अलायंस में भी इसी तरह होता है कि किसी भी इंडिविजुअल कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो सभी कंट्री ये मानते हैं कि हमारे ग्रुप के ऊपर अटैक हुआ है, आफ्टर दैट वो अपोज करते हैं। तो ऐसे स्मॉल कंट्रीज जो अकेले किसी भी कंट्री का सामना नहीं कर सकते, किसी भी कंट्री को अपोज नहीं कर सकते हैं, तो वो अलायंस बना लेते हैं। ये था एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मींस कि आउटर साइड से क्या क्या थ्रेट्स होते हैं। जो ट्रेडिशनल नोशन का पार्ट नंबर फर्स्ट एक्सटर्नल, आफ्टर दैट इंटरनल। कि एक्सटर्नल तो हमने प्रोटेक्शन कर ली, बट क्या इंटरनल पार्ट में हमारे कंट्री के अंदर वाले पार्ट में बिल्कुल सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, कोई किसी तरह का थ्रेट नहीं है? ऐसा नहीं होता है। हर कंट्री में इंटरनल पार्ट में भी सिक्योरिटी की नीड होती है। हम देखते हैं कि जरूरी नहीं हमें सोसाइटी में ही नीड, हमें अपने घर के अंदर भी सिक्योरिटी की नीड होती है। तो सेम वे कंट्री को आउटर साइड से सिक्योरिटी की नीड नहीं होती, कंट्री के इंटरनल पार्ट में भी सिक्योरिटी की नीड होती है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है कम्युनल रियॉर्ड्स। कम्युनल रियॉर्ड्स क्या होता है कि कम्युनिटी बेस के ऊपर जो रियॉर्ड्स होते हैं, जो दंगे फसाद होते हैं, उनको रोकना चाहिए और उनके लिए सेफ्टी करनी चाहिए कि ऐसी कम्युनिटी कि जिसमें कम लोग हैं और ऐसी कम्युनिटी जिसमें ज्यादा लोग हैं तो उनका किसी तरह का कोई क्लैशेस ना हो। कम्युनिटी बेस के ऊपर जो भी रियॉर्ड्स होते हैं उसमें कंट्री को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सेकेंड पॉइंट आता है इथेनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिविल वॉर। इथेनिक कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका में पड़ा कि इथेनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, सिविल वॉर होने के रीजन से वहां पर काफी लॉस भी हुआ। तो ऐसी कभी भी सिचुएशन कंट्री के अंदर क्रिएट ना की जाए कि जिससे सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट हो जाए, क्योंकि इंडिया में भी कई बार ऐसा हुआ है कि डिमांड की गई सेपरेट स्टेट की तो कंट्री ने सेपरेट स्टेट कर दिया, बट कभी भी सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट नहीं की। बट जो श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में ऐसा नहीं हो पाया कि उन्होंने ऐसे स्टेप्स नहीं उठाए कि जिससे आपस में उनका जो क्लैश था वो खत्म हो जाए। इवन उन्होंने ऐसे स्टेप्स उठाए कि जिससे क्लैशेस बढ़ता चला गया और वहां पर सिविल वॉर हो गया, क्योंकि जो सिन्हाला कम्युनिटी और दूसरी जो थी तमिल कम्युनिटी, उन दोनों के क्लैशेस बढ़ गए क्योंकि सिन्हाला कम्युनिटी ने, जो तमिल माइनर थे, किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया। मेजोरिटी पीपल ऑफ सिन्हाला, उन्होंने हर जगह अपनी सुप्रीमेसी रखी, किसी भी जगह तमिल पीपल को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिससे तमिल पीपल डिसअपॉइंट हुए और उन्होंने अपना अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। वो अगेंस्ट हो गए सिन्हाला पीपल के और उन्होंने कंट्री के अंदर क्या क्रिएट कर दिया, सिविल वॉर क्रिएट हो गया। तो ऐसी सिचुएशन कंट्री के अंदर के पार्ट में, इंटरनल पार्ट में कभी भी क्रिएट ना हो पाए कि जिससे सिविल वॉर कंडीशन क्रिएट हो। तो ये भी हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाए। कई बार क्या होता है कंट्री में सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेट स्टेट की डिमांड चलती है, तो ऐसा कंट्री जो एक बेस्ट वे में वर्क करता है, जो एक अपने माइंड से वर्क करता है, जो आपने पढ़ा कि 2 वे पढ़े थे जिसमें एक वे मोरल वे और दूसरा प्रूडेंशियल वे। तो कई कंट्री ऐसे होते हैं कि जो प्रूडेंशियल वे में वर्क करते हैं तो वो कंट्री अपने कंट्री में क्लैशेस नहीं होने देते हैं, कंट्री के इंटरनल पार्ट में किसी भी तरह का क्लैश नहीं होने देते हैं और जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसको भी इजीली सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो कंट्री के इंटरनल पार्ट में बहुत सारे रियॉर्ड्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत सारे मूवमेंट्स चलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने इन मूवमेंट्स को, अपने इन ऑर्गेनाइजेशन को, अपने रियॉर्ड्स को किस तरह से सॉल्यूशन करती है। इंडिया में तो बहुत बार इस तरह के सिचुएशन क्रिएट हुई है, बट हर सिचुएशन को इजीली सॉल्व कर लिया गया है। तो हमने देखा कि जो ट्रेडिशनल नोशन है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, इसके 2 पार्ट्स है, एक एक्सटर्नल आउटर साइड से, कंट्री के बाहर की साइड से, और दूसरा इंटरनल कंट्री के अंदर के साइड से। यानी कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट होना कि जिससे बाहर से सिक्योरिटी की नीड हो और ऐसी सिचुएशन क्रिएट होना जिससे कंट्री के अंदर ही सिक्योरिटी की नीड हो। सिक्योरिटी हर पार्ट में चाहिए, चाहे वो आउटर पार्ट है चाहे इंटरनल पार्ट है, बट उसमें गवर्नमेंट रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट कैसा रोल प्ले करती है, अपने कंट्री को किस तरह से सेफ और सिक्योर रखती है। नेक्स्ट आता है सेकेंड नोशन जो है नॉन ट्रेडिशनल नोशन।
या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अर्लियर टाइम में जो सिक्योरिटी का मीन्स था ओनली ये था कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं, हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, कंटेम्प्रेरी टाइम की बात करते हैं, तो उसमें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है इसको न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स बन चुके हैं। तो आपका यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स कौन कौन से, तो यू विल राइट दीज 5 पॉइंट्स। और अगर आता है क्वेश्चन रिगार्डिंग ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, यू विल राइट दीज पॉइंट्स। तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में इंक्लूड किया गया ह्यूमन एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, एक ह्यूमन बीइंग की सिक्योरिटी, आफ्टर दैट कंप्लीट वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पर सिक्योरिटी। ऐसा नहीं कि एक सोसाइटी में सिक्योरिटी, एक कंट्री में सिक्योरिटी, उसके लिए ग्लोबल लेवल पर सिक्योरिटी चाहिए। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, टेररिज्म कि जो टेररिज्म है वो इंडिविजुअल कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है। इसके लिए तो वर्ल्ड को इकट्ठा होना पड़ेगा और टेररिज्म को खत्म करना पड़ेगा। ये टेररिज्म काफी टाइम से चला आ रहा है, लेकिन जब 2001 में जो एक इतनी बड़ी डोमिनेंट कंट्री यूएसए, उसके ऊपर अटैक हो गया, तो उसके बाद सभी कंट्री को लगने लग गया कि किसी भी कंट्री पर कभी भी अटैक हो सकता है। इंडिया में भी हुआ, अभी आपको पता होगा 14 नवंबर 2019 को पुलवामा में जो अटैक हुआ, इसमें हमारे कितने सारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, जो एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। आफ्टर दैट जो टेररिज्म में जो ग्रुप बने हुए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, लाइक तालिबान है, अल कायदा है, तो ये ग्रुप ऐसे हैं कि जिनका मेन पर्पज ही वर्ल्ड को लॉस करना है, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना है, उनकी अपनी कम्युनिटी को स्प्रेड करना है, अपने आइडियाज को स्प्रेड करना है। तो इसके लिए वर्ल्ड को इकट्ठा होना पड़ेगा और एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, तभी हम टेररिज्म से आगे निकल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन राइट्स, कि जो ह्यूमन के लिए राइट्स बनाए गए, जो ह्यूमन को राइट्स दिए गए हैं, उन राइट्स की प्रोटेक्शन की जाए, किसी इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, किसी इंडिविजुअल कंट्री के लिए नहीं, होल वर्ल्ड के लिए, कि कंप्लीट वर्ल्ड में जिस भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को डिप्रेस किया जाता है तो उसके अगेंस्ट में वर्क किया जाए। नेक्स्ट है ग्लोबल पॉवर्टी। ग्लोबल पॉवर्टी मीन्स की जो हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में कि पॉपुलेशन राइज अप होती जा रही है, जो सोर्सेज है इनकम के वो इतने नहीं है। 50% पॉपुलेशन 6 कंट्रीज में रहती है, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा राइज अप हो रही है, लाइक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया एंड इंडोनेशिया। तो ये कंट्रीज कैसे हैं कि इनकी पॉपुलेशन 50%, अगर वर्ल्ड की बात करें तो 50% पॉपुलेशन इन 6 कंट्री में रहती है। तो जिसके रीजन से पॉवर्टी राइज अप हो रही है, इस पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए ग्लोबल लेवल पर हमें इकट्ठा होने की नीड है, ग्लोबल लेवल पर हेल्प करने की नीड है। तो इसमें सिक्योरिटी के लिए हमें होल लेवल पर वर्क करना है, इंडिविजुअल लेवल पर वर्क नहीं करना। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन, कि जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है ये भी एक चैलेंज बना हुआ है। ये अर्लियर टाइम से, ये जब 1971 उस टाइम बांग्लादेश नहीं था, वो ईस्ट पाकिस्तान था, तो वेस्ट पाकिस्तान की डोमिनेंस ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर थी, जिसके रीजन से वहां के लोग अपनी जगह को छोड़कर इंडिया में सेटअप हो गए थे। तो इंडिया को उनका भी काफी खर्चा वहन करना पड़ रहा था, काफी उनका एक्सपेंडिचर अपने ऊपर लेना पड़ा था, तो जिसके रीजन से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वॉर किया और बांग्लादेश की फॉर्मेशन की। माइग्रेशन में क्या होता है कि कोई भी पर्सन अपने कंट्री को अपनी इच्छा से छोड़ के दूसरे कंट्री में जाके सेटअप हो जाता है। तो जिस कंट्री में वो जाके रहने लगता है तो वहां की गवर्नमेंट के ऊपर काफी बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि जो जब माइग्रेशन होता है तो एक दो पीपल नहीं, इवन बहुत सारे लाखों में एक साथ दूसरी जगह जाकर सेटअप हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी काफी होल लेवल पर है, तो इसकी भी सिक्योरिटी के लिए इसको रिड्यूस करना होगा ग्लोबल लेवल पर। नेक्स्ट आता है हेल्थ एपिडेमिक्स, यानी कि जो हेल्थ इश्यू है प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि कोविड-19 किस तरह से स्प्रेड हो रहा है। अगर हम कोविड-19 को एक इंडिविजुअल कंट्री रोकना चाहे, एक इंडिविजुअल कंट्री सिक्योरिटी देना चाहे कि कोविड-19 को एबलिश किया जा सकता है, तो उससे पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारी डिजीज, साथ में बहुत सारे डिजास्टर्स आते हैं, कभी ड्रॉट होता है, कभी फ्लड आती है, तो इनमें एक इंडिविजुअल कंट्री पार्टिसिपेट नहीं कर सकता कि जिससे इससे सिक्योरिटी की जा सके, इन डिजास्टर से अपने आप बचा जा सके। क्योंकि एक कंट्री में जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो बहुत सारी कंट्री मिलके उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल कंट्री में इतने सारे थ्रेट्स आ जाते हैं कि उनको अनदर कंट्री को उनकी हेल्प करनी ही पड़ती है। तो जितने भी डिजास्टर है या जितनी भी डिजीज हैं या जितने भी जो नॉन ट्रेडिशनल में थ्रेट्स आते हैं, इन थ्रेट्स से बचने के लिए होल लेवल पर वर्क करना पड़ेगा, होल लेवल पर ही हेल्प करनी पड़ेगी।
जिसमें इन्वायरमेंट भी इंक्लूड है कि इन्वायरमेंट में जो डिप्लेशन हो रही है, इन्वायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है। तो अगर इन्वायरमेंट को हम रोकना चाहें, इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन को रोकना चाहे या इन्वायरमेंट की सेफ्टी करना चाहें, तो एक कंट्री कभी भी नहीं कर सकता। तो उसके रिगार्डिंग तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग। तो इसमें हमने ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल के रिगार्डिंग पढ़ा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि जो सिक्योरिटी है उसके काइंड्स कितने, उसके टाइप्स कितने। देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट इज ट्रेडिशनल, देन आफ्टर नॉन ट्रेडिशनल। कभी क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, और आप उसमें लिख दो कि इंटरनल एक्सटर्नल, नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। फर्स्टली यू विल राइट ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, आफ्टर दैट ट्रेडिशनल के 2 पार्ट लिखने हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, आफ्टर दैट उनके सब पॉइंट्स, और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, और यही आपके न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स के पॉइंट्स आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। जो हमने पढ़ा ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। तो जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, इट मीन्स जिसमें आउटर साइड से कोई भी थ्रेट है, आउटर साइड से जो अटैक होते हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं, सभी कंट्री। तो उसके लिए सबसे पहले डिसआर्ममेंट, यानी कि जो कंट्री इतने सारे वेपन्स की या फिर मिसाइल्स की, इनकी होड़ में लगे रहते हैं, बहुत सारे हथियार बनाते हैं, तो उस हथियारों की होड़ को रोक दिया जाए। सभी कंट्री अगर डिसआर्ममेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको अडॉप्ट कर लेंगे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी कि कोई भी पावरफुल कंट्री वीकर कंट्री के ऊपर अटैक करे। सेकेंड पॉइंट आता है आर्म्स कंट्रोल, कि आर्म्स की जो रेस चल रही है, मैं सबसे ज्यादा आर्म्स बनाऊं, मेरे पास सबसे ज्यादा वेपन होने चाहिए, मेरे पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर होनी चाहिए। तो जो ये आर्म्स है इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, जिससे कोई भी वीक कंट्री कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मेरे पास कम वेपन है, कम न्यूक्लियर पावर है, तो मैं भी उसके ऊपर ज्यादा एक्सपेंडिचर करूं। वो अपनी डेवलपमेंट की साइड नहीं करता है, वो अकेले ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट के लिए नहीं करके वो क्या करता है, न्यूक्लियर पावर को ज्यादा बढ़ाने लग जाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसको फियर होता है कि कभी भी कोई कंट्री उसके ऊपर अटैक कर सकता है। जो ट्रेडिशनल के एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, ट्रेडिशनल का जो एक्सटर्नल थ्रेट है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। हर कंट्री को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने आर्म्स कंट्रोल में पार्टिसिपेट किया है, डिसआर्म में पार्टिसिपेट किया है, तो हम अब ऐसा नहीं करेंगे। ये नहीं कि कोई छुप के कि चलो हमने कह दिया, इस ट्रीटी के ऊपर सिग्नेचर तो कर दिए, हम आर्म्स कंट्रोल कर लेंगे या हम कोई भी वेपन नहीं बनाएंगे, लेकिन वो चुपचाप फिर वेपन्स बनाने में लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए क्या कंपलसरी है, कॉन्फिडेंस कंपलसरी है, कि हर कंट्री को एक दूसरे के ऊपर बिलीव होना चाहिए और उसी बिलीव के बेस के ऊपर आगे बढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है, कौन कौन से ऐसे मॉडल्स यूज किए गए हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स यूज किए गए हैं जिससे इंडिया एक सिक्योर कंट्री है। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज, कि जो इंडिया है इसके ऊपर कई बार अटैक हुए। आप 1947 से लेके आज तक देखते हो कितने अटैक हो चुके हैं। 1947-8 में पाकिस्तान ने किया, 1962 में चाइना ने किया, 65 में पाकिस्तान ने किया, फिर 1971-2 में बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के साथ हुआ, और 1999 में पाकिस्तान के साथ हुआ। तो ये इतने सारे वॉर का किस तरह से अपोज किया, और इवन अपोज नहीं, इवन विनर भी बना। विनर ओनली चाइना ने धोखेबाजी की थी। चाइना एक ऐसा क्लेवर कंट्री है कि जो गुपचुप तरीके से, उसने गलत तरीके से इंडिया के ऊपर अटैक किया, जिससे इंडिया हार गया था। अदरवाइज किसी भी वॉर में इंडिया आज तक नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या था, इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी, कि इंडिया की जो मिलिट्री है वो काफी पावरफुल है, काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसके रीजन से हम किसी कंट्री से नहीं हारते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स, कि इंडिया जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स पर सिग्नेचर करती है, कोई भी प्रोटोकॉल के ऊपर सिग्नेचर करती है, तो उसको एक बेस्ट वे में उसको कंप्लीट करती है। ऐसा नहीं कि फिर सिग्नेचर करने के बाद फिर पीछे हट जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री। इंडिया के इंटीरियर पार्ट में, यानी कि अगर हम देखते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में जो सेकंड पार्ट आता है, सेकंड थ्रेट, जो इंटरनल थ्रेट क्रिएट होता है, वो इंडिया में काफी बार हुआ। क्योंकि इंडिया में जब स्टेट क्रिएट हुए, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद इतने सारे स्टेट क्रिएट हुए और उस टाइम काफी रियॉट्स भी हुए, लेकिन इंडिया ने उसका सोल्यूशन बहुत इजी वे में और बिना किसी डिस्प्यूट से कर लिया। लास्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ है 1947 से लेकर आज तक, जब 1947 में
जिस कंट्री को मोर देन 200 ईयर तक एक्सप्लॉइट किया गया था और फिर उसके पार्टीशन करके उसको छोड़ दिया गया था, वो ही कंट्री आज बेस्ट का एक डेवलप कंट्री के रूप में सबके सामने खड़ा है। इवन जो चैलेंजिंग कंट्री थे, जो सुपर पावर कंट्री थे, उनके उनके बिल्कुल इक्वल में आके खड़ा हो गया है। तो इंडिया ने डेवलपमेंट की है, इंडिया प्रोग्रेसिव कंट्री और कंटिन्यूस डेवलपमेंट करता जा रहा है और कर रहा है, करेगा भी। तो ये हमने चैप्टर रिगार्डिंग सिक्योरिटी पढ़ा कि सिक्योरिटी किस तरह से कंट्री में सिक्योरिटी कंपलसरी है, सिक्योरिटी के टाइप्स कौन से हैं, सिक्योरिटी नहीं होगी तो कंट्री में किस तरह के थ्रेट्स क्रिएट हो सकते हैं, इंटरनल थ्रेट, आउटर थ्रेट और इवन ग्लोबल लेवल के थ्रेट। तो इन सबको रिमूव करने के लिए हमें इंडिविजुअल नहीं, यूनिटी के साथ रहना होगा और जो ग्लोबल लेवल के थ्रेट्स है उनको रिमूव करना पड़ेगा। अदरवाइज इतनी बड़ी जो सिचुएशन क्रिएट होती है, इतनी बड़ी जो डिजीज क्रिएट हुई है, उसको रिमूव करने के लिए हमें होल लेवल पर इकट्ठा होकर पार्टिसिपेट करके इस डिजीज से लड़ना है और जीतना है, और सभी जीतेंगे भी। और जिसने इसको क्रिएट किया है, जिस कंट्री ने भी इसको क्रिएट किया है, वो कंट्री एक धोखेबाज कंट्री है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी के लिए हर कंट्री का कोई रोल बनता है। काफी छोटा चैप्टर था, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, कि जो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी है या फिर जो ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल के रिगार्डिंग आता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।